हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल में। और आज अब हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के थर्ड चैप्टर के बारे में, जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े उसमें हमने कहीं भी दो चर के बारे में नहीं पढ़े थे। अब आप ये चैप्टर का नाम ही पढ़ के समझ जा रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब क्या है? वो समीकरण है और उसमें कितने चर हैं? तो दो चर हैं। कितने चर हैं? दो चर हैं। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ते आए हैं उसमें एक चर होते थे और उसका मान हम ज्ञात कर लेते थे। कैसे? देखिएगा, पहले चैप्टर समझिए और फिर इस चैप्टर में, इसी लेक्चर में मैं चैप्टर पहले समझाऊंगा जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, फिर उसके बाद से हम एक्सरसाइज 3.1 भी सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अभी तक जितने भी हमने चैप्टर पढ़े उसमें हम क्या करते थे? x + 4 = 6 इस टाइप का क्वेश्चन हुआ करता था। तो x की वैल्यू हम 6 - 4 करके ज्ञात कर लेते थे कि 2 आएगी। तो इस प्रकार से हम एक जो रैखिक समीकरण थे एक चर वाले, उनको तो हल कर लेते थे। लेकिन अब हमसे बोल रहा है कि अब दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करके दिखाओ। इस चैप्टर में हम जितने भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो क्या होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण? तो देखिए एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं दो चर वाले रैखिक समीकरण का, जो कि कुछ इस टाइप से दिखने का लगेगा। देखने में कैसा लगेगा? कुछ इस टाइप से लगेगा। x + y + 4 = 6। इस अगर जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, अगर आप इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये क्या है? एक चर है, ये क्या है? दूसरा चर है, और ये कुल मिलाकर क्या हुआ? एक समीकरण है। और क्योंकि इसमें दो चर हैं तो इसको क्या बोलेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। इतनी चीजें समझ में आ गई? यस सर, समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन में जितने भी चैप्टर, जितने भी एक्सरसाइज है, सारे एक्सरसाइज में बस हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। x और y की जो आप दोनों चर देख रहे हैं, उन दोनों चरों की वैल्यू ज्ञात करनी होगी, यानी कि उनका मान हमें ज्ञात करना होगा। अब उनका मान कैसे ज्ञात करेंगे, यही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो देखिए, पहले हम, जैसे हमारा एक एग्जांपल हमने आपको दिया, तो हम उसी समीकरण से उसका मान ज्ञात कर लेते थे। लेकिन क्या हम इससे ही इसका मान ज्ञात कर पाएंगे? देखते हैं। x + y + 4 है तो हम क्या करते हैं? 6 की जगह माइनस भेज देते हैं 4 और -y। तो ये क्या आ जाएगा? x = आ जाएगा 2 - y। आप देखेंगे कि हम इसे किसी भी प्रकार हल करके x और y में से किसी एक का मान नहीं निकाल पा रहे हैं। x और y में से किसी भी एक का मान नहीं निकाल पा रहे हैं, जबकि हमें क्वेश्चन में बोलेगा कि x और y दोनों का मान ज्ञात कीजिए। लेकिन पहले की भांति हम ना तो एक भी का भी मान नहीं ज्ञात कर, पहले तो हम x का मान ज्ञात कर लेते थे, लेकिन अब तो ना तो x का मान ज्ञात कर पा रहे हैं ना तो y का। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे पहले हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते थे, अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर रहे हैं। तो अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रखिएगा, इसको नोट डाल के लिख लीजिएगा, क्योंकि अब जितने भी हम लोग इस चैप्टर में शब्दकोश वाले प्रश्न करने वाले हैं, शब्दकोश जिसमें आपको शब्दकोश दिया रहेगा और उसमें से आपको क्या बनाने रहेंगे? उस शब्दकोश में से आपको समीकरण बनाकर हल करने रहेंगे। तो उसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में, दो चर वाले रैखिक समीकरण में चरों के मान तभी ज्ञात किए जा सकते हैं, चरों के मान तभी ज्ञात किए जा सकते हैं, तभी ज्ञात किए जा सकते हैं जब हमारे पास जब हमारे पास क्या हो? जब हमारे पास दो समीकरण हो। कितने समीकरण हो? दो समीकरण हो, यानी कि समीकरण हो, यानी कि जब हम शब्दकोश वाले प्रश्न से, अभी हम आगे हल भी करेंगे, ठीक है, जब भी हम शब्दकोश वाले प्रश्न हल करेंगे तो उसमें से हमें दो प्रश्न निकालने होंगे, दो समीकरण निकालने होंगे। हम इस x और y का मान तभी ज्ञात कर सकते हैं जब इसी प्रकार का एक और समीकरण दिया हुआ हो। जैसे ये एक समीकरण है, इसी प्रकार का एक और समीकरण दिया होगा, तभी हम इस x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट रखना है याद में, कि जैसे आपको शब्दकोश में दिया है कि राम 3 साल बड़ा है श्याम से, श्याम का भाई ये है, तो उसमें से आप दो समीकरण निकालेंगे। दो समीकरण
समीकरण निकलते होंगे, कहाँ छुपे हुए हैं, उसको खोज के आपको 2 समीकरण निकालने हैं, तभी हम इस x और y का मान ज्ञात कर पाएंगे। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ रहा हूँ, एक एग्जाम्पल बताऊंगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा कैसे हम सॉल्व करते हैं, एक झलक। अभी आगे तो आप खुद सॉल्व करने लगेंगे, लेकिन एक झलक जो चीज़ें मैंने आपको बताई उसका एक झलक। तो अभी हमने देखा कि हम एक समीकरण लिए थे जिसे हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, सॉल्व करने में हम असमर्थ थे। लेकिन अब हम फिर क्या कर रहे हैं, हम एक समीकरण ले रहे हैं 2x + y = 6। ठीक है, ये क्या है, 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण है। और फिर हम एक समीकरण ले रहे हैं 2x - y = 8। हमने क्या किया, हमने 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण लिए हैं, और अब इन दोनों रैखिक समीकरण की सहायता से हम इस x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। कैसे, इनको आप एक एक समीकरण दे दीजिए, इसको समीकरण नंबर 1 ले लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 ले लीजिए। अब हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जैसे हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + y = 6, 2x - y = 8। प्लस करना है तो प्लस कर दिए, तो सारी चीज़ें प्लस होंगी, तो इक्वल टू के बाहर वाले से हो जाएगा 8, 14 हो जाएगा ये, और ये आपका प्लस माइनस कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये आपका 2x + 2x क्या हो जाएगा, 4x। तो x = क्या हो जाएगा, 14/4, 7/2। ठीक है, अब इस 7/2, तो x का तो वैल्यू हमें पता चल गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 7/2। अब हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, y की। तो हम y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इस x का मान किसी एक समीकरण में, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, किसी भी एक में आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वैल्यू आएगी। तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब x का मान हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा 2 × में 7/2 + y = 6। 2 से 2 कट जाएगा, तो y = आ जाएगा 6 - 7, तो y = आ जाएगा -1, तो y = -1। तो x और y की वैल्यू यहाँ पर हम ज्ञात कर चुके हैं। x की वैल्यू आई 7/2 और y की वैल्यू आई y - 1। कब ज्ञात कर पाए हम तब ज्ञात कर पाए जब हमारे पास 2 समीकरण थे। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब हम आपके एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए भाई चला जाए अब आगे की ओर। तो हम ले लिए आपकी मैथ की अब बुक, और ये रहा आपका मैथ का बुक एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में जो आपको प्रश्न दिए हुए हैं उसमें से देखिए एक बात याद रखिएगा, इसमें दिए हुए हैं कि समीकरण बनाइए, बीजगणितीय समीकरण, बीजगणितीय स्थिति को प्रदर्शित कीजिए और तथा ग्राफीय व्यक्त कीजिए। तो ग्राफ वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन हमें चीज़ें जानना जरूरी है। बीजगणितीय रूप में भी व्यक्त करने के लिए बोला है तो वहां तक तो आ सकता है, लेकिन जो ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन बोला है वो नहीं आता है, लेकिन जानना आपको जरूरी है। ठीक है, जानना आपको जरूरी है। तो चलिए 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, एक क्वेश्चन हम बताएंगे और 2 क्वेश्चन आप स्वयं हल करेंगे, क्योंकि ग्राफ वाले क्वेश्चन पहली बात तो आते नहीं है, और दूसरी बात आप कुछ ट्राई भी तो करेंगे। अगर आपको नहीं आते हैं तो जो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है तो मैं बोल भी देता हूँ 9532060199। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप हमसे पूछ भी सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए पहला एक क्वेश्चन आपको जो मैंने शब्दकोश वाले, जिसकी चर्चा मैंने आपसे की थी कि शब्दकोश वाले प्रश्न आते हैं, तो वो शब्दकोश वाला प्रश्न दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है तो ध्यान से देखिएगा। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, कौन कहता है पहले लिख ले जाइए, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितना बड़ा था, मैं तुमसे 7
तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था। ठीक है, ये आफ्ताब बोलता है। अब से, फिर बोलता है अब से 3 वर्ष, अब से 3 वर्ष बाद मैं फिर अब से 3 वर्ष बाद की उम्र बता रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा, तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, यहां तक उसने बोला। फिर इस स्थिति में, अब क्वेश्चन बोल रहा है इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय एवं ग्राफीय मतलब बीजगणितीय मतलब समीकरण बनाकर ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब कुछ बच्चे क्या दिमाग लगाने लगते हैं, कुछ बच्चे कैसे क्वेश्चन को मानेंगे। देखिए, इसमें अब सबसे पहले आपको सीखना होगा थोड़ा सा। आप अभी नए नए आ रहे हैं, चैप्टर नया नया सीखना होगा। और जो चीज़ें मैं यहाँ पे सिखाता हूँ बहुत अच्छे से सिखाता हूँ, समझा के सिखाता हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना रह जाऊंगा, 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में अब कुछ बच्चे कैसे मानेंगे, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु x, 7 वर्ष पूर्व, फिर 7 गुनी कर देंगे, या आफ्ताब की पुत्री को मानेंगे 7 गुनी कर देंगे, फिर मानेंगे 3 वर्ष पहले y और 3 गुना कर देंगे। गलत हो जाता है। एक ही व्यक्ति की आप 2 आयु कैसे मान सकते हैं, XY। एक ही व्यक्ति के एक नाम से आप आयु कैसे मान रहे हो, गलत समीकरण आप नहीं बना पाएंगे, असफल रह जाएंगे समीकरण बनाने में। क्योंकि हमें सब आप मान भी सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं, लेकिन आप समीकरण नहीं बना पाएंगे। समीकरण कब बनेगा, क्योंकि हमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाएंगे तभी तो हम हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम चीज़ें कैसे मानेंगे, ध्यान समझिए जो चीज़ बता रहा हूँ, चीज़ें कैसे मानेंगे। किसी भी इस प्रकार के प्रश्न में, आयु से संबंधित प्रश्न में जिसमें बाद और पहले की चर्चाएं की हुई हो, तो हम न बाद की आयु मानते हैं न पहले की मानते हैं, हम वर्तमान की आयु मानते हैं। कहते हैं ना वर्तमान में जियो, तो हम वर्तमान की आयु मानते हैं। देखिए मैं मानता हूँ आफ्ताब की वर्तमान आयु, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु x तथा पुत्री की वर्तमान आयु, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, y। मैंने क्या किया, दोनों की वर्तमान आयु लिया। तब अब समीकरण के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा, आफ्ताब की, पहले क्या 7 वर्ष पूर्व ना, तो आफ्ताब की 7 वर्ष पूर्व आयु क्या हो जाएगी। अब मैं, आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो सब 15-16 के एज के होंगे, सबका प्रोबेबिलिटी एज क्या होगा, 15-16 होगा। तो मैं आपसे पूछूं कि आपकी 1 साल पहले आयु क्या थी, आप माइनस कर देंगे। 16 अगर आपका आयु है तो आप 15 बताएंगे। मैंने पूछा आपसे 4 साल पहले आयु क्या थी, आप 16 में से 4 माइनस कर देंगे, सर जी 12 साल। तो ठीक इसी प्रकार अगर इसकी वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु x है, तो 7 साल पहले कितनी रही होगी, सर जी x - 7। बहुत बढ़िया, x - 7। ठीक इसी प्रकार आफ्ताब की पुत्री की 7 वर्ष पूर्व वर्तमान, 7 वर्ष पूर्व आयु क्या रही होगी, वर्तमान आयु पुत्री की कितनी है, y है, तो y - x। फिर देखिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। कौन 7 गुना आयु का था, आफ्ताब किसकी 7 गुना आयु का था, तो पुत्री की 7 गुना आयु का था। तो ये था आफ्ताब की 7 वर्ष पूर्व आयु। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आफ्ताब की 7 वर्ष आयु कितनी थी, 7 वर्ष पूर्व ये थी, और ये 7 वर्ष पूर्व किसके 7 गुना था, अपनी पुत्री की आयु का, तो y - 7। अब इसको सॉल्व करेंगे हम और समीकरण बना लेंगे। तो 7 - x ब्रैकेट खोल देंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y - 49। चीज़ों को एक तरफ लेते आइए, तो 7
एक्स माइनस 7y और इसको लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाएंगी आपकी प्लस 42 इक्वल टू 0। ये आपका एक समीकरण बनकर तैयार हो गया। अब देखिए आगे की जानकारी हमें दी हुई है दूसरा समीकरण बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि हम x और y की वैल्यू तभी याद कर पाएंगे जब हमारे पास दो समीकरण हो। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है। तो हम दूसरा, अब आगे की लाइन हम पढ़ेंगे। अब बोल रहा है अब से 3 वर्ष बाद तुम केवल 3 गुनी आयु की रह जाओगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि अभी आप 16 साल के हैं, आप जब क्लास 12 पास करेंगे और बीएससी बीए फर्स्ट ईयर में अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे तो आपकी आयु 3 वर्ष बाद कितनी रहेगी? 16 साल के हैं सर जी, 3 वर्ष बाद 1 2 3 जोड़ देंगे सर जी 19 साल के रहेंगे। तो आपने क्या किया? अपनी आयु में ऐड किया। ठीक उसी प्रकार आफ्ताब की 3 वर्ष बाद आयु क्या रह जाएगी? आफ्ताब की 3 वर्ष बाद आयु क्या रह जाएगी? x+3। पुत्री की 3 वर्ष बाद आयु क्या रह जाएगी? y+3। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात की जाए तो क्या बोला है? 3 गुनी रह जाएगी किसकी? आफ्ताब की आयु, पुत्री की आयु की 3 गुनी, तो x+3 इक्वल टू 3 इंटू में y+3। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो x+3 इक्वल टू में 3y और प्लस में 9। अब इसको लाएंगे तो x माइनस 3y, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, x माइनस में 3y और ये माइनस में 6 इक्वल टू में 0। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा और यही आपका बीजगणितीय रूप था। तो आधा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, ये हमारा बीजगणितीय रूप था जिसे हमने बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर लिया। इसी बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमें बोला है और फिर बोला है ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय तो हो गया, अब हम आएंगे ग्राफीय रूप में। हमें ग्राफीय रूप में भी रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है। तो कैसे पहले ये हुई चीज़ समझ में आई? वर्तमान हमने आयु लिया, वर्तमान आयु में से जब पहले बोला था तो माइनस किया, बाद बोला तो प्लस किया, और फिर जैसे क्वेश्चन बोला था कि आफ्ताब 7 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री के 7 गुने की आयु का रहेगा और 3 वर्ष बाद पुत्री के 3 गुना आयु का रहेगा। तो उस प्रकार हमने क्वेश्चन में रखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और फिर इस ब्रैकेट को खोल दिया तो ये समीकरण 2 हमारे पास बन गए। अब हमारे पास इनकी आयु निकालने के लिए तो बोला नहीं है तो हम आयु नहीं निकाल रहे हैं। अगर आयु निकालने के लिए बोलता तो जैसे हमने पीछे प्रश्न सॉल्व किए थे वैसे इन दोनों समीकरणों को हम हल करते हैं और x और y का मान निकाल लेते जिससे कि हम उनकी जब चाहे तब की आयु बता देते। अच्छा, क्योंकि वर्तमान आयु ही निकाल के हम जब चाहे तब की आयु बता सकते हैं। मान लीजिए 7 वर्ष पूर्व हम आयु निकाले हैं, अब से 7 वर्ष पहले हम निकाल सकते हैं, 3 वर्ष बाद भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने वर्तमान आयु वहाँ पे लेते हैं जिससे कि देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो गया और 2 समीकरण बन गए और दोनों समीकरण में x y आए हैं तो वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण बन गए, हल करना उन्हें हमें आता है। अब हम ग्राफ की बात करेंगे। तो ग्राफ को हम अलग तरीके से हल करना, देखिए ग्राफ कैसे हल करना है। ये पेपर में ग्राफ हल करना नहीं आएगा, अगर पेपर में ये प्रश्न आता भी तो यहीं तक आएगा आपको, तो ग्राफ मिलता नहीं है पेपर में, याद रखिएगा। बाई चांस आ भी सकता है, कहेगा कॉपी पे ही बना दो, तो वो बात अलग है, इसीलिए देखना जरूरी है, तो देखते रहिए और करते रहिएगा। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें ग्राफ निकालना है। तो ग्राफ पहले बनाने के लिए हम पहला समीकरण लेते हैं, समीकरण 1 से हम मान निकालेंगे एक्स वाई का। तो एक्स, अच्छा किन किन बच्चों को अभी तक ग्राफ का मान निकालने नहीं आता है वो ध्यान से देखेंगे। x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, एक ऐसे ब्रैकेट बना लेंगे, ठीक है। और हम लोग कितना मैक्सिमम निकालते हैं, मिनिमम 3, मैक्सिमम जितना चाहे हम निकाल सकते हैं। ऊपर रख दीजिए x की वैल्यू और नीचे रख दीजिए y, ठीक है। और फिर अपने मन से जो आपकी इच्छा करे अपने मन से x की वैल्यू रखिए, और जो वहाँ पे y की वैल्यू निकलेगी वो रखने पर जो y की वैल्यू आएगी उसे यहाँ पर रखिए। तो हम पहले लेते हैं x इक्वल टू 0, तो x की जगह यहाँ पे हम 0 रख देंगे तो ये बस ये दोनों बचेंगे, तो 7y उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 7y इक्वल टू 42। तो 7y इक्वल टू 42, तो फिर 742 को कितने टाइम्स बांटेगा, 6 टाइम में, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। यहाँ पे 0 रख के इसको सॉल्व कीजिएगा, y की वैल्यू निकालेगा जैसे पहले करते थे, तो यहाँ पे 6 आ जाएगी। फिर हमने किया, हम रखते हैं y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, छोटा छोटा रखते हैं जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। अब जब हम इसे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 43, ये क्या हो जाएगा 43,
ये हो जाएगा 43 और फिर वो जाएगा कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 43 हो जाएगा 6.1 के आसपास कुछ आएगा, 6.1 के पास तो हम पॉइंट में तो ले जाना हमें नहीं है, पॉइंट में हमें ले जाना नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 नहीं रखेंगे, पॉइंट ले जाने से फिगर अच्छा नहीं बनेगा। तो फिर यहाँ पे हम क्या रख दें, यहाँ पे हम 7 रखते हैं, 7 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 49, तो यहाँ पे हम 7 रख देते हैं और 49 हो जाएगा, तो 49 कितने टाइम में आएगा 7 7 जा, तो दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। अच्छा सर कैसे आ रही है देख लीजिए एक बार, यहाँ पे हमने x = 7 रख दिया तो -7y = 42 = 0, तो ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो -7y प्लस में 49 = 0, तो क्या हो जाएगा फिर ये 7y को इधर ले जाते हैं तो 7y = 49, तो y = 49/7 तो =7 आ जा रहा है। इस प्रकार ये हल हो रहा है, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। अच्छा अब क्या करें, तो अब हम यहाँ पे 14 रख देते हैं x की वैल्यू। अब 14 रखेंगे तो 14 रखने में 56 आ जाएगा जो कि 8 टाइम्स में चला जाएगा। तो ये हमने मैक्स मिनिमम मैंने बोला था 3 ज्ञात करना है और मिनिमम 3 ही ज्ञात करते हैं। फिर हम समीकरण 2 भी लेंगे, फिर हम जैसा समीकरण 1 लिए वैसा समीकरण 2 भी लेंगे, फिर सेम चीज करेंगे हम लोग। कहाँ गया समीकरण 2, समीकरण 2 है x - 3y - 6 = में 0, तो फिर से वही ब्रैकेट बनाइए, x y, ठीक है, इतनी चीजें जैसे आप बनाएंगे फिर आपको क्या करना है, हम x की वैल्यू पहले 0 रख देते हैं, तो x की वैल्यू जैसे हम 0 रखेंगे तो ये 3 उधर जाएगा तो 3 की वैल्यू आएगी -2, क्योंकि इधर जाएगा तो 6 तो माइनस में है तो -2 आ जाएगी। फिर हमने क्या बोला, हम x इसकी वैल्यू क्या रख दें, फिर हमने बोला x की वैल्यू भाई 3 रख दो +3। जब हम x की वैल्यू +3 रखेंगे तो x की वैल्यू +3 रखने पर हम पाते हैं कि -3 हो जाता है, फिर ये 3 जाएगा कट करेगा तो ये -1 आ जाएगा। फिर हमने बोला x की वैल्यू क्या रख दो, x की वैल्यू 6 रख दो, तो ये क्या आ जाएगा, ये 0, 6 6 0 तो 0 आ गया। ये इस प्रकार हमने क्या किया, ग्राफ को सॉल्व कर लिया। यहाँ पे आपको सॉल्व करने का तरीका भी मैंने बता दिया था। अब हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने की बारी आती है, तो हम इसको अब रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, थोड़ा सा हमारे पास डिस्टेंस कम है, ध्यान दे दीजिएगा, ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, ग्राफ बनाना है क्योंकि, तो ये होता है हमारा y एक्सिस और ये होता है हमारा x एक्सिस, y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट, और इसमें देखेंगे आप y का माइनस में भी आया ना, हमें इरेज करना ही पड़ेगा बच्चा, ठीक है, तो हम इधर का पोर्शन इरेज करते हैं। आप जल्दी से इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमें थोड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा अच्छे से। चलिए तो हम इसको अभी इरेज कर दिए, ये हो गया था इधर का हमारा क्वेश्चन। चलिए इधर का पोर्शन हम इरेज कर देते हैं। अब चीज़ें आपको अच्छे से समझ, जब हो ही रही हैं चीज़ें तो अच्छे से हो जाए। चलिए अब हम बनाएंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट, तो ऐसे खींच देते हैं रेखा, ये हो जाता है हमारा y कोऑर्डिनेट, ये हो जाता है -y कोऑर्डिनेट, ये हो जाता है x कोऑर्डिनेट और ये हो जाता है -x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें हमें आ जाती हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद से हम चीज़ें फिल करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उतनी कम से कम चीज़ें फिल करेंगे जहाँ तक हमारे जो नंबर है वो आ जाने चाहिए। जितने नंबर हम लिखेंगे ग्राफ में, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक। इसी प्रकार इधर भी जाएंगे तो आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 तक जाना है ना, 12 13 और ये 14, ठीक है। यहाँ तक हमें ग्राफ में बढ़ना था क्योंकि यहाँ पे 14 लास्ट थे और x के माइनस की जरूरत नहीं है तो माइनस से रहने देते हैं। अब ग्राफ को ऐसे समीकरणों को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्या था, 3x - 3y - 6 = 0। अब चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, ये आपका x कोऑर्डिनेट हो गया। अच्छा सर अब चीज़ों को भरेंगे कैसे, पहला वाला देखिए, पहला समीकरण का x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे है, y की वैल्यू 6, तो एक पॉइंट यहाँ पे ऐसे लीजिए और ऐसे राउंड कर दीजिए, ये एक पॉइंट हमें मिल गया। दूसरा x की वैल्यू 7 y की वैल्यू 7,
तो x की वैल्यू यहाँ पे 7 है और y की वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो 1.7 के सामने ऐसे लीजिए और इसको ऐसे राउंड कर दीजिए। ठीक है सर। फिर क्या है, x की वैल्यू 14, y की वैल्यू 8, तो x की वैल्यू 14 और y की वैल्यू 8। चलिए देखिएगा इधर, x की वैल्यू 14, y की वैल्यू 8, तो y की वैल्यू 8 कहाँ पे, यहाँ पे, और 14 कहाँ पे, यहाँ पे है, कुछ पॉइंट आपका यहाँ पे चला जाएगा। तीनों पॉइंट लिखने के बाद से हम क्या करते हैं कि इन तीनों लाइन को एक साथ मैच कर देंगे और इस पे इसका समीकरण लिख देंगे x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ये हमारा पहला समीकरण का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गया। अब दूसरा समीकरण उठाइए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0 यहाँ पे, y की वैल्यू -2 यहाँ पे पॉइंट हो गया। 3 सबका ग्राफ अलग अलग आ सकता है, जो यहाँ पे जो अपने मन से नंबर डालना है, जो यहाँ पे अपने मन से अलग नंबर डालेगा उसका अलग आएगा, तो वह रिप्रेजेंटेशन बस करेगा। फिर y की वैल्यू, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1 यहाँ पे, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 ये यहाँ पे, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे, और इसका ग्राफ x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। जो बच्चे अलग वैल्यू रखे होंगे उनका ग्राफ अलग बना होगा, तो ग्राफ अलग बनने से चिंतित नहीं होना है, ग्राफ अलग बनने से चिंतित नहीं होना है। अब इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, 2 क्वेश्चन इसमें और बचे हुए हैं जो कि आपको होमवर्क मिलेंगे। एक्सरसाइज 3.1 होमवर्क है आपका, 2 और 3 यही 2 क्वेश्चन बस हैं, इनको सॉल्व कीजिए। नहीं क्वेश्चंस आते हैं आप बेफिक्र होकर हमसे पूछ सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर आपके लिए सदैव उपलब्ध है, उसमें कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सिलसिले के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।